वेलकम टू रियूनियन आईएएस। सभी लोग आप लोग पेपर कर लिए होंगे। जरा चलिए जल्दी से आंसर बता दें। और आप लोग जो है, मैं देख रहा था चैनल पर कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा सा और भी हम लोग की परीक्षा हो जानी चाहिए। जैसे 40-50 वीडियो बन जाने दीजिए, तब सब्सक्राइब करिएगा। जब आपकी अंतरात्मा बोले तभी आप सब्सक्राइब करिएगा और तभी आप शेयर करिएगा। चलिए जरा सा आंसर बताएं जल्दी से। इसमें मैं बताया कि जो पहला प्रश्न था, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपात की उद्घोषणा की जाती है तो मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श द्वारा। और उसने बताया था कि मूल संविधान में मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करने की बात की गई थी। फिर बाद में संविधान संशोधन करके शब्द लिखा गया 44वां संविधान संशोधन। ये भी बात ध्यान रखा करिए कि संशोधन द्वारा क्या क्या हुआ था। और उस दिन आप वित्तीय आपातकाल बताया था ना, आपातकाल पढ़ाया था। तो आपातकाल में जो है वित्तीय आपातकाल बताया था कि क्या होता है। फिर बताया था कि वित्तीय आपातकाल कैसे लगाया जाता है। फिर बताया था कि वित्तीय आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ता है और वित्तीय आपातकाल कैसे समाप्त होता है। तो जो 352 की प्रक्रिया है वही प्रक्रिया 356 में भी लागू होता है और वही प्रक्रिया 360 में भी लागू होता है। अब बताया था कि वित्तीय आपातकाल का प्रयोग हमारे यहां अभी तक नहीं हुआ है व्यवहार में। तो क्या क्या प्रक्रिया है बोलिए जल्दी से। मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति हटा सकता है, या दूसरी प्रक्रिया लोकसभा यदि साधारण बहुमत से पारित कर देता है तभी वित्तीय आपातकाल समाप्त हो सकता है, या नंबर 3 बोलिए यदि मान लीजिए सत्र नहीं चल रहा है और 10% सदस्य यदि राष्ट्रपति को लिख कर देते हैं तो ऐसी दिशा में हस्ताक्षर करके देते हैं तो राष्ट्रपति जो है वह बैठक बुलाएगा और उस बैठक में यदि साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो ऐसी दिशा में वित्तीय आपातकाल समाप्त हो जाएगा। उस दिन बताया था। तो ये तो पहला क्वेश्चन रहा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श से। और फिर दूसरा प्रश्न चलिए। दूसरा प्रश्न जो है, मूल संविधान में युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति था लेकिन 44वें संशोधन द्वारा 1978 द्वारा आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह सब जोड़ा गया। एकदम सही बात है। आपातकाल का प्रावधान संविधान के भाग 16 में थोड़े ना है, 18 में है ना। ये तो गलत हो गया। अनुच्छेद 352 के तहत केंद्र के वित्तीय अधिकार बढ़ जाते हैं, तब वित्तीय वितरण में संशोधन हो सकता है। सही बात है, वित्तीय वितरण में संशोधन हो सकता है। 2 गलत हो गया ना, तो आंसर क्या होगा 1 और 3। अब चलिए आगे जरा सा। भारत में वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा होने पर सभी राज्य सरकारें भंग कर दी जाएंगी और राज्य का वित्तीय प्रबंधन केंद्र सरकार द्वारा ले लिया जाएगा। तो वित्तीय आपातकाल जब लगेगा तो राज्य सरकार भंग क्यों होगा? ये तो वैसे ही गलत हो गया। राज्य सरकार भंग होगा 356 में ना, इसमें कैसे हो जाएगा? राष्ट्रपति वित्तीय प्रतिलब्धि के लिए ऐसे निर्देश राज्यों को दे सकेगा जो आवश्यक समझे और कर्मचारियों के वेतन में अस्थायी रूप से कमी की जाएगी। सही बात है। तो केवल 2 सही होगा आंसर। आगे चलिए। राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जा सकती है संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर। सही बात है। राज्यपाल इस आशय का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेजे। एकदम सही बात है। राज्य का राज्यपाल अपने संवैधानिक कार्यों के निष्पादन में असफल हो जाए। अरे भाई, राज्यपाल असफल हो जाएगा तो राज्यपाल को हटा नहीं दिया जाएगा। मंत्रिपरिषद के कहने पर राष्ट्रपति कभी भी हटा देगा, उसमें कौन सी बात है? उसके लिए 356 और कोई व्यवस्था बनाने की क्या जरूरत है? वो तो ऐसे ही गलत हो गया। राज्य प्रशासन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप शासन चलाने में असफल हो जाए। सही बात है। तो 3 नंबर हटाइए। 3 नंबर हटाएंगे तो क्या आंसर बनेगा? 1 2 4। हमसे भी 1 2 गलती लगेगा, उसको क्षमा करिएगा। जल्दीबाजी में लग सकता है ना। अरे भाई, हमें कहते हैं 20 क्वेश्चन में मान लीजिए 15 क्वेश्चन में कभी हो सकता है हमसे गलती लग जाए। उसे मैं प्रयास करता हूं कि होशो हवास में लगा दूं, लेकिन फिर भी मान लीजिए जल्दीबाजी में पढ़ने में हाँ नहीं और जो है कौन सा कथन सही है कौन सा नहीं है। अब 50 साल से ज्यादा उम्र हुआ ना। अब आप लोगों के यहां आप लोगों की तरह उतना तो परिश्रम कर नहीं सकता, न तो उतना फुर्ती रख सकता हूं, तो थोड़ी बहुत तो गलती चलेगी भाई। अब जैसा चलिए 5 नंबर, राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल घोषित किए जाने के निम्न में से कौन से परिणाम होंगे? ठीक है। वित्तीय आपात, राष्ट्रपति राज्यों को निर्देश दे सकता है कि वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का पालन किया जाए। एकदम सही। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अतिरिक्त तमाम सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कमी कर सकता है। बताइए। राष्ट्रपति और राज्यपाल का वेतन कम नहीं होगा, बाकी सबका वेतन कम होगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो चाहे हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो। तो क्या होगा? गलत। फिर आगे चलिए। राज्य विधायिका द्वारा पारित सभी धन विधेयक और अन्य वित्तीय विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए रोक कर रखा जा सकता है। एकदम सही बात है। 3 नंबर बताया। अब चलिए
राष्ट्रपति संसद को प्राधिकृत कर सकता है कि वह खर्चों की स्वीकृति राज्य की संचित निधि से करे। ये ध्यान रखिए कि राष्ट्रपति संसद को प्राधिकृत कर सकता है, तो ये ध्यान रखिए कि लोकसभा का यदि सत्र नहीं चल रहा है या लोकसभा का विघटन हो गया है तभी ऐसा हो सकता है, सामान्य परिस्थिति में ऐसा नहीं हो सकता है। क्लियर हुआ? ये गलत है, 4 नंबर गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा 1 और 3। अब जैसे चलिए 6 नंबर, वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? तो 6 नंबर में जो है पढ़ लिए होंगे। वित्तीय आपात 360, संघीय और राज्य सरकारों को ऐसे उचित वित्तीय सिद्धांत, सही बात है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का निलंबन, इसमें मौलिक अधिकार का निलंबित हो जाएगा। 352 में न होगा। सभी सिविल सेवकों के वेतन भत्तों में कटौती, सही बात है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती, सही बात है। 2 नंबर हटाइए, क्या आंसर होगा? 1 3 4। फिर चलिए आगे। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन प्रभावी नहीं होते हैं? तो राष्ट्रपति की कुछ विवेकाधीन शक्ति, यही तो आंसर होगा, बाकी पढ़ लीजिए। राष्ट्रपति राज्यों को उनके प्रशासनिक अधिकारों के प्रयोग के संबंध में निर्देश जारी कर सकता है, सही है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित किया सकता है, सही बात। 2021 को छोड़कर संघ राज्यों के बीच राजस्व के वितरण में संशोधन किया सकता है, सही बात है। तो राष्ट्रपति की कुछ विवेकाधीन शक्ति कैसे हो जाएगा? ये तो आंसर वैसे ही गलत है, बी होगा। अब जरा चलिए आगे। अब इसमें जो है संवैधानिक आपातकाल घोषित होने की स्थिति में, मतलब 352 अरे 356। अब 356 में पढ़िए, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के सभी कार्यों की जिम्मेदारी स्वयं ले सकता है। उच्च न्यायालय की जिम्मेदारी कैसे ले लेगा? घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियां राज्यपाल के अधिकार में रहेंगी। बोला था गाय में गाय जुड़ेगा, भैंस में भैंस जुड़ेगा। विधानमंडल की शक्ति संसद के पास जाएगी, राज्यपाल के पास नहीं, ये भी गलत। उच्च न्यायालय को छोड़कर राज्य सरकार के सभी कार्यों की जिम्मेदारी स्वयं ले सकता है, बात सही है। घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद की, सही बात, ये सही है, ये स्टेटमेंट एकदम बढ़िया लिखा है। इसका आंसर क्या होगा? 3 और 4। आगे चलिए। वायु आक्रमण युद्ध की स्थिति में निम्नलिखित में से आपातकाल की घोषणा पर स्वतः निलंबित हो जाता है, तो 19। स्वतः निलंबित क्या होता है? 19। किसी भी मूल अधिकार के प्रवर्तन के संदर्भ में न्यायालय जाने का अधिकार, मतलब 32। तो 32 सत्ता थोड़े ना होगा। 20 से 21 में वर्णित मूल अधिकारों के अतिरिक्त अन्य सभी, ये तो हो ही नहीं सकता, केवल एक लगाइए। कह रहा है कि स्वतः निलंबित, तो स्वतः निलंबित 19 होता है ना। चलिए ये सब पढ़ लिए होंगे। कितना दिन? 30 दिन का समय बताया था। अब आगे चलिए। 352 लागू होने पर केंद्र और राज्य के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा प्रभाव पड़ते हैं? और कौन सा प्रभाव पड़ता है, पढ़िए भाई। इसके लागू होने से शासन का संघीय स्वरूप एकात्मक, सही। राज्यों के राज्यपाल राष्ट्रपति के आदेशानुसार कार्रवाई शक्ति का प्रयोग, सही। संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। संसद को राज्य सूची के विषय पर, एकदम सही। अब यहाँ राष्ट्रपति लिख देता कि राष्ट्रपति को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, तो ये गलत हो जाता है ना, ये सही है, सब सही हो जाएगा। 1 2 3 आंसर। आगे चलिए। केवल राज्यसभा में शक्ति है कि वह घोषणा करे कि राज्य सूची से किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में, अनुच्छेद 249 पढ़ाया था। अब तो भूल रहे होंगे धीरे धीरे, तो याद रखिए, नहीं तो पीछे का भी क्वेश्चन दूंगा, इसलिए पीछे का थोड़ा सा रिवीजन करके रखा करिए। 1 2 क्वेश्चन हमेशा दूंगा पीछे का। एक सही है। आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल लोकसभा थोड़ा, दोनों से ना, ये गलत हो गया ना स्टेटमेंट। क्या होगा? केवल एक। आगे चलिए। इसमें 1 वर्ष से अधिक का समय, तो 1 वर्ष के अधिक के समय के लिए 2 प्रावधान है ना, 2 शर्तें हैं। 352 लगा हो और चुनाव आयोग कहे कि चुनाव कराना संभव नहीं है, 1 और 2 दोनों। अब चलिए आगे। अब ये जो स्टेटमेंट लिखा था वो किसका है? बोलिए 355। अब फिर इसमें अब तो बहुत बड़ा लिखा है। 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित निम्नलिखित कथनों, वित्तीय आपात के उद्घोषणा 2 माह की समाप्ति प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि शोध की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्प द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता, सही बात है। वित्तीय आपात प्रबंधन में भारत के राष्ट्रपति संघ के कार्यपालक के संबंध में सेवा करने वाले सभी किसी वर्ग के, परंतु जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं आते। क्यों नहीं आते? तो गलत हो गया ना स्टेटमेंट। क्या आंसर होगा? केवल 1। ठीक है। अब इसमें हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार, आप लोगों को बोला था आपातकाल में 352 में, 356 में, 356 में, 360 में, ये बोला था ना उस दिन अंतर लिखने के लिए। 356, 360, इसमें अंतर, 5 अंतर, इसमें अंतर, इसमें अंतर।
अब सामने तो है नहीं, मैं तो अभी कॉपी लेके देखता हूं लिखे हैं कि नहीं, लिख डालिएगा 5-5। राज्य सरकार नहीं तो किस दिन लाइव क्लास लूंगा और लाइव क्लास में देखूंगा कि कॉपी दिखाइए कौन कौन लिखा है। किसी दिन जो है लाइव क्लास चलेगा और उसमें कॉपी देखूंगा कि आप लोग जो बोलता हूं लिखने के लिए लिखे हैं कि नहीं। राज्य सरकार में स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट पे हम लोग को पढ़ना है, एक तो राज्यपाल पढ़ना है और फिर इसके बाद जो है विधानमंडल के बारे में पढ़ना है। विधानमंडल तो आज हम लोग राज्यपाल पढ़ते हैं। तो देखिए पहले राज्यपाल के संदर्भ में एक तो सामान्य पहलू है, एक तो सामान्य पहलू है उसको हम लोग को जानना है, और फिर राज्यपाल का जो कार्य अभिक शक्ति है, कार्य अभिक शक्तियां उसके बारे में समझना है। तो इसमें जो है जैसे संवैधानिक शक्ति है, संवैधानिक शक्ति है, एजेंट की भूमिका है, और फिर इसके बाद विवेकाधीन शक्ति है, विवेकाधीन शक्ति है, और फिर उसको राज्यपाल को जो विशेषाधिकार है, तो पढ़ाया था आप लोगों को कि 361 के तहत जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को एक ही विशेषाधिकार दिया गया है, और 3 विशेषाधिकार बताया था उस दिन, बिहार एक में जाके देखिएगा, उस दिन पढ़ा चुका हूं। अब यहां समझिए, केंद्र की तरह राज्यों में भी संसदीय व्यवस्था है। तो जिस तरह से केंद्र में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख की भूमिका में होता है, नाम मात्र का प्रमुख होता है, उसी तरह से राज्यों में भी जो है राज्यपाल जो है वो देखा जाए तो संवैधानिक प्रमुख की भूमिका में है। और कहीं न कहीं आप जानते हैं कि उसका कोई निर्वाचन तो होता नहीं, लेकिन मूल जो प्रारूप तैयार किया गया था उसमें जो है निर्वाचन का प्रावधान था। बाद में आप जानते हैं कि जब तर्क किया गया संविधान सभा में, यदि संविधान अच्छा से समझना है तो संविधान सभा का 8 वॉल्यूम आता है, 8 वॉल्यूम आता है, इतना मोटा मोटा वॉल्यूम है हरे रंग का। तो 8 वॉल्यूम लेकर जब संविधान सभा का बहस पूरा पढ़ेंगे तब जाकर संविधान और क्लियर होता है। देखिए किताब खरीद के पढ़ने मत लगिएगा, अपना हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी है अपना पढ़िए। पोलिटी, ये जो पोलिटी में आप पढ़ रहे हैं इतना ही काफी है। अभी कोई पेपर होगा ना, बीपीएससी होने वाला है ना, बीपीएससी हो जाएगा तो फोन करके जरा सा इंस्टीट्यूट में बताइएगा कितना क्वेश्चन आया। अभी राजस्थान का परीक्षा होने वाला है, फोन करके बताइएगा। 8 वॉल्यूम वो हम लोगों के लिए खाली है ना, हम लोग बैठ के पढ़ सकते हैं। अभी आप लोग मत करके पढ़ना शुरू कर दीजिए, आप तो बस जो रखा हुआ है ना घर पर वही पढ़ लीजिए, जितना पढ़ा रहा हूं उतना ही सुन लीजिए। तो मैं बता रहा था कि केंद्र की तरह राज्यों में भी संसदीय व्यवस्था है। तो राज्यपाल जो है संवैधानिक और नाम मात्र का प्रमुख हो गया, और इसका निर्वाचन नहीं होता है। तो निर्वाचन क्यों नहीं होता है? तो मैं मेंस में भी आप लोगों को पढ़ाया था कि निर्वाचित राज्यपाल संसदीय व्यवस्था से मेल नहीं खाएगा। भाई निर्वाचित राज्यपाल होगा तो कहीं ना कहीं मंत्रिपरिषद की सलाह क्यों मानेगा? तो मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य जो है संघर्ष शुरू हो जाएगा। यदि निर्वाचित राज्यपाल होगा तो दलीय राजनीति का शिकार हो जाएगा। जो दल वाले उसको चुनाव में मत देंगे उनके फेवर करना शुरू कर देगा। और मैं बताया कि राज्यपाल राज्य का केवल संवैधानिक प्रमुख नहीं होता है, दोहरी भूमिका का पद है, वो केंद्र का एजेंट भी है। तो उसमें समन्वय नहीं कर पाएगा, केंद्र राज्य के मध्य संतुलन स्थापित नहीं कर पाएगा। तब जानते हैं कि इन्हीं सब कारणों से जो है हमारे यहाँ राज्यपाल का केवल नियुक्ति होता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अब जैसे समझिए, तो यहां पर आप जानते हैं कि हम लोग के यहां जैसे संविधान में अनुच्छेद 153 जो लिखा गया है, तो 153 में लिखा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये बात लिखा गया 153 में। लेकिन हम लोग के यहां जो है वो 7वां जो संविधान संशोधन किया गया, तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में जो किया गया उसमें लिखा गया कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। जैसे आप देखते हैं कि असम का राज्यपाल ही सामान्यतः मेघालय का राज्यपाल होता है, सामान्य रूप से देखा गया है। और यदि 2 जगह का वो राज्यपाल बनता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल बन गया, तो डबल वेतन नहीं मिलेगा, बल्कि दोनों के अनुपात में जो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा उस अनुपात में बांट दिया जाएगा। और ये मान के चलिए कि दोनों राज्यों से आधा आधा सामान्यतः व्यवहार में मिलता है, तो राष्ट्रपति जो है वह अनुपात में जो निर्धारित करेगा उसके अनुसार उसका वेतन मिलेगा, डबल नहीं मिलेगा। यहां पर ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए छोटा छोटा बात है जैसे योग्यता। अब योग्यता में देखिए भारत का नागरिक होना चाहिए, और मैं बताया था कि कहीं पर भी जनजात नागरिकता का प्रावधान नहीं, किसी भी विधि से आप नागरिक हो, बाई बर्थ, बाई डिसेंट, बाई इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन,
किसी भी विधि से आप नागरिक बने हो, आप राज्यपाल राष्ट्रपति बन सकते हैं, कोई भी संवैधानिक पद धारण कर सकते हैं। दूसरा बात देखिए, न्यूनतम उम्र कितना, 35 वर्ष, और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, 30 वर्ष मत लगा दीजिएगा। लोकसभा और विधानसभा के लिए कितना, बोलिए जल्दी से, 25 वर्ष। राज्यसभा और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए कितना, 35 वर्ष। ये ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष मत लिखिए। क्यों? उपराष्ट्रपति तो राज्यसभा का सदस्य बनेगा, तो 30 वर्ष का भी हो सकता है, तो 35 वर्ष कैसे होगा? तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। और जानते हैं कि संसद और विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई संसद या विधानमंडल का सदस्य है और राज्यपाल बनता है, तो पद ग्रहण करने की तारीख से उसकी सदस्यता जो है समाप्त हो जाएगी। क्लियर? अब समझिए, अब जैसे मान लीजिए हटाने की प्रक्रिया है, तो मैं बताया कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है, और शपथ किसके समक्ष लेता है? राष्ट्रपति बोल रहे हैं ना। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, राष्ट्रपति मत लगा दीजिएगा, एकदम रटे हुए हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सलाह से राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सलाह से ही राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि अकारण हटाया जाता है, यदि किसी कारण से हटाया जाता है, मान लीजिए कोई कारण नहीं है, अकारण, किसी बिना कारण के हटा दिए, सरकार बदल गई और राज्यपाल बदल दिए, तो न्यायालय ने कहा कि हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। और यहां पर ध्यान रखिए कि जैसे मैं आप लोग के नोट्स में लिखा हूं सरकारी आयोग का सुझाव, तो थोड़ा सा सरकारी आयोग का सुझाव भी पढ़ लीजिएगा। सरकारी आयोग का जो सुझाव है, अब जानते हैं कि सरकारी आयोग ने जो है राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में सुझाव दिया था। तो उसने कहा था कि मुख्यमंत्री जो है किसी भी राज्य का राज्यपाल नहीं बन सकता है, क्योंकि यह सक्रिय राजनीति में रहता है। जैसे आपको ध्यान होगा, कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और बाद में राजस्थान के राज्यपाल भी रहे। तो सरकारी आयोग ने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री तो बहुत सक्रिय व्यक्ति होता है, राज्यपाल सौम्य व्यक्ति होना चाहिए, सक्रिय व्यक्ति नहीं होना चाहिए। दूसरा बात जो है, सरकारी आयोग ने कहा था कि राज्यपाल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जैसे मान लीजिए मैं अभी बताया कि राज्यपाल किसके समक्ष शपथ लेगा? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा। और राज्यपाल त्यागपत्र किसको देगा? तो राष्ट्रपति को देगा। ये ध्यान रखिए, राष्ट्रपति नियुक्त करेगा और राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देगा। शपथ केवल हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलवाएगा। और राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? 5 वर्ष होता है, लेकिन 5 वर्ष से ज्यादा भी रह सकता है। संविधान में लिखा गया है कि जब तक नया राज्यपाल नहीं आ जाता है, तब तक पुराना राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा। इसका मतलब कि सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष हो गया, लेकिन जब तक नया राज्यपाल नहीं आ जाता है तब तक पद पे बना रहेगा, तो 5 वर्ष से ज्यादा भी। और राज्यपाल का जो पद है कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। और कनाडा नहीं दिया रहेगा तो 1935 का अधिनियम भी लगा सकते हैं, कल कोई समस्या नहीं। कनाडा नहीं दिया रहेगा तो 1935 का अधिनियम भी लगा सकते हैं। और यहां पर ध्यान रखिए, अब ये तो छोटा मोटा बात है राज्यपाल का जो आप लोग जानते हैं। अब यहां पर एक चीज हम लोग को ध्यान रखना है कि राज्यपाल की जो शक्ति है उसको थोड़ा सा पहले मैं बताऊं, तब शक्ति समझ में आएगा। तो देखिए, ये जो विधेयक होता है, जो बिल होता है, तो राज्यों में सामान्यतः 2 तरह का बिल होता है। एक तो जो है साधारण विधेयक होता है, और राज्यों में एक धन विधेयक होता है। भाई वित्त विधेयक भी होता है, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक तो होगा ना। तो साधारण विधेयक होता है, तो साधारण विधेयक ऐसे समझिए कि मान लीजिए पहले विधानसभा में रखा गया, अब विधानसभा से पारित होकर जो है विधान परिषद के पास गया, तो विधान परिषद पहली बार में जो है 3 माह की देरी कर सकती है। यहां तक क्लियर? मान लीजिए एक कंडीशन हमने लिया कि पहले विधानसभा में रखा गया साधारण विधेयक, सिंपल बिल, तो ये देखा जाए तो विधानसभा में रखा गया, यहां से पारित होकर विधान परिषद के पास गया, तो विधान परिषद 3 माह की देरी कर सकता है। और 3 माह तक यदि कोई विधान परिषद जवाब नहीं दिया तो दोबारा विधानसभा पारित करके 3 माह के बाद भेजेगा विधान परिषद के पास,
1 माह की और देरी कर सकता है। इस तरह से अधिकतम 4 माह की देरी विधान परिषद कर सकता है। तो यहां पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। क्लियर? अब जैसा समझिएगा। अब यहां पर मान लीजिए हम कहते हैं विधान परिषद में पहले रखा गया, विधान परिषद से पारित होकर विधानसभा में गया, तो विधानसभा ने यदि पारित कर दिया, यदि विधानसभा ने पारित किया तो समझिए पारित। अब पारित नहीं किया तो इसका मतलब कि समाप्त। यहां तक क्लियर? अब जैसा समझिए, ऐसा जो विधेयक है, भाई मान लीजिए हमने मान लिया कि पारित हो गया, यहां से 4 माह का समय गुजर गया। अब ऐसा विधेयक किसके पास आएगा? गवर्नर के पास आएगा। अब गवर्नर जो है, गवर्नर अनुच्छेद 200 के तहत निर्णय करता है। अब यहीं पर थोड़ा समझाता हूं। गवर्नर के पास 4 विकल्प है। गवर्नर के पास 4 विकल्प है। एक तो विकल्प यह है कि हस्ताक्षर करेगा। तो हस्ताक्षर करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ? कानून बन जाएगा। मान लीजिए हमने कहा कि हस्ताक्षर नहीं करेगा, हस्ताक्षर नहीं किया तो इसका मतलब कानून नहीं बना। फिर हमने कहा कि पुनर्विचार के लिए वापस कर दिया। मान लीजिए हमने कहा कि पुनर्विचार के लिए वापस किया। अब यहीं पर समझाता हूं। यदि पुनर्विचार के लिए वापस कर दिया, ये जो गवर्नर है वो विधानमंडल के पास भेज दिया। अरे ऐसे समझिए, जैसे संसद है ना, आगे भी पढ़ाता हूं। संसद में जैसे राष्ट्रपति है, विधानसभा है, विधान परिषद है, उसी तरह से राज्य में संसद को क्या बोलते हैं? विधानमंडल। अब विधानमंडल में गवर्नर होगा और मान लीजिए विधानसभा और विधान परिषद होगी। और कहीं पर केवल विधानसभा है तो इसका मतलब कि इसको बोला जाएगा, इसका मतलब कि यहां इसको बोला जाएगा। जहां 2 सदन होगा वहां 2 सदन, जहां 1 सदन होगा 1 सदन। अब यहां समझिए जो बता रहा था। पुनर्विचार के लिए वापस किया तो अब विधानमंडल के पास गया। अब विधानमंडल जो है समय सीमा नहीं है। अब विधानमंडल दोबारा पारित करके यहां पर भेजा, किसके पास? गवर्नर के पास। गवर्नर पुनर्विचार के लिए भेजा, तो गवर्नर पुनर्विचार करके भेजा तो विधानमंडल पारित करके भेजा गवर्नर के पास। अब यहां गवर्नर के पास जो आ गया तो एकमात्र विकल्प है, एकमात्र विकल्प क्या? हस्ताक्षर करेगा। हस्ताक्षर करेगा कितने दिन के भीतर? बोला था समय सीमा का उल्लेख नहीं है। तो यहां पर हस्ताक्षर करेगा लेकिन समय सीमा का उल्लेख नहीं। अब एक कंडीशन जैसा और समझिए, एक कंडीशन यह है कि राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दे, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करे। अब राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करेगा तो जरा से यहां पर समझाता हूं। अब राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिया तो राष्ट्रपति के पास आ गया, तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प है। हस्ताक्षर कर देगा तो कानून बनेगा, हस्ताक्षर नहीं किया और राष्ट्रपति भी पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अब राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेजेगा विधानमंडल के पास तो 6 माह का समय होता है। यदि 6 माह के भीतर विधानमंडल विचार करके भेजेगा तभी राष्ट्रपति उस पर विचार करेगा। अब मान लीजिए हमने कहा कि विधानमंडल जो है वह पुनः जो है भेज दिया 6 माह के भीतर राष्ट्रपति के पास। अब यहां राज्यपाल का कोई लेना देना नहीं है, तो राष्ट्रपति के पास फिर 3 विकल्प है। वही हस्ताक्षर कर देगा तो कानून बनेगा, नहीं करेगा तो कानून नहीं बनेगा। अब पुनर्विचार के लिए दोबारा भेज सकता है, दोबारा भेजा तो फिर 6 माह का समय। और इस तरह से देखा जाए तो 6 माह करके जो है अनिश्चित काल तक रोक सकता है। मोदी साहब नहीं बोल रहे थे कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो भूल गए, जब बार बार विधेयक पारित करके गुजकों का और तमाम भेजा करता था और आप लोग जो पारित नहीं करते थे, वो इसी तरफ इशारा कर रहे थे। अब जैसे समझिए, अब यहां पर क्लियर मामला। अब यहां पर थोड़ा समझा दूं जल्दी से। देखिए धन विधेयक है तो धन विधेयक तो पहले विधानसभा में ही रखा जाएगा, इसके बाद विधान परिषद में जाएगा। अब विधान परिषद में जाएगा तो यहां पर ध्यान रखिए कि अब विधान परिषद में गया तो 14 दिन की देरी, 14 दिन की देरी। और 14 दिन की देरी तो किसके पास आ गया? गवर्नर के पास। अब गवर्नर के कहने पर ही तो धन विधेयक मनी भी रखा जाता है और स्पीकर डिसाइड करता है। तो गवर्नर के पास आ गया तो गवर्नर के पास 2 ही विकल्प है, हस्ताक्षर करेगा। यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये राष्ट्रपति जो निर्णय करता है, राष्ट्रपति जो निर्णय करता है तो राष्ट्रपति निर्णय अनुच्छेद 201 के तहत करता है। और गवर्नर जो निर्णय कर रहा है
वो 200 के तहत कर रहा है। मैं कहूं कि किस अनुच्छेद के तहत गवर्नर जो है विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करता है? 200। और राष्ट्रपति जो है जब निर्णय करेगा तो 200 टिक लगाइएगा। अब यहां पर समझिए, यहां पर बता रहा था कि धन विधेयक है। अब धन विधेयक है तो गवर्नर के पास आ गया, तो कौन सा अनुच्छेद? 200। अब मान लीजिए राष्ट्रपति के लिए आरक्षित हो गया तो राष्ट्रपति के पास आ गया। अब राष्ट्रपति के पास आ गया तो राष्ट्रपति के पास भी दो ही विकल्प है, या तो हस्ताक्षर करेगा या तो सीधा मना कर देगा, और तीसरा विकल्प कोई नहीं है। पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। हस्ताक्षर करेगा या मना कर देगा। हस्ताक्षर कर देगा तो कानून बन जाएगा। चलिए फिर इसको आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन अब थोड़ा सा कार्य बताते समय इसकी जरूरत थी इसलिए बता दिया। अब जैसा समझिए, राष्ट्रपति यहां पर जो निर्णय करेगा वो किस अनुच्छेद के तहत? 201 के तहत। 201 के तहत। और यहां पर राष्ट्रपति धन विधेयक वाले में निर्णय किस अनुच्छेद के तहत? 201 के तहत। ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर समझिए संवैधानिक प्रमुख की भूमिका। संवैधानिक प्रमुख, तो संवैधानिक प्रमुख की भूमिका का मतलब जिस तरह से राष्ट्रपति केंद्र में प्रमुख की भूमिका निभाता है, उसी तरह से राज्यपाल भी जो है राज्य स्तर पर संवैधानिक प्रमुख की भूमिका निभाता है। और राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, और वह मंत्रिपरिषद के सलाह से, मतलब संविधान में लिखा गया ना कि अधीनस्थ, तो अधीनस्थ के जो भी है मंत्रिपरिषद, जो भी मंत्री है उनकी सलाह से कार्य करता है। और देखते रहेंगे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। जितने भी संवैधानिक और कानूनी पद हैं सबकी नियुक्ति करता है, चाहे महाधिवक्ता हो, चाहे राज्य निर्वाचन आयुक्त हो, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो, सदस्य हो, चाहे पीसीएस अधिकारी हो, सबकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। और फिर जैसे आप लोग केंद्र स्तर पर पढ़े थे कि विधानसभा का अधिवेशन कौन बुलाएगा? बोला था ना, अधिवेशन कौन बुलाएगा? राज्यपाल। सत्रावसान कौन करेगा? राज्यपाल। और स्थगन का काम कौन करेगा? स्पीकर। अब फिर एक चीज और बताएं, आप जानते हैं कि हम लोगों के यहां जो है अनुच्छेद उस दिन बताया था ना 330, 331, 332, 333। तो 330 में क्या था? बोलिए। लोकसभा में SC/ST का आरक्षण, यही तो है। और 331 में क्या था? लोकसभा में एंग्लो इंडियन। और 332 में विधानसभा में SC/ST का आरक्षण, और विधानसभा में एंग्लो इंडियन। तो आप देखते हैं कि एंग्लो इंडियन वाला प्रावधान खत्म। 104वां संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन का प्रावधान क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। तो आप देखते हैं समाप्त कर दिया गया। तो उस दिन मैं बताया था कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन होता था। यदि राष्ट्रपति की नजर में आंग्ल भारतीय का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता था। अब वो प्रावधान खत्म। विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन है, तो आप जानते हैं कि मूल संविधान में संख्या निश्चित नहीं थी, लेकिन विधानसभा में 23वां संविधान संशोधन जो है 1969 में किया गया था, और इसके द्वारा जो है एक सदस्य के मनोनयन की बात कर दी गई। मूल संविधान में संख्या निश्चित नहीं था, लेकिन 23वां संविधान संशोधन 1969 द्वारा संख्या 1 निश्चित कर दिया गया। और इस तरह से देखते हैं आरक्षण नहीं है, आंग्ल इंडियन का आरक्षण नहीं था। लेकिन अब तो मान लीजिए 104वां जो संविधान संशोधन है उसके माध्यम से एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान है सब क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो जैसा अनुच्छेद ध्यान रखिएगा। यहां पर ध्यान रखिए कि जैसे मैं वहां पर आपको ऑर्डिनेंस पढ़ाया था, उसी तरह से अनुच्छेद 213 के तहत जो है गवर्नर अध्यादेश जारी करता है, और वही कंडीशन। और एक इसमें प्रावधान और समझिएगा जरा सा, एक अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 164 जैसा समझिए। 164 में यह कहा गया था कि जैसे बिहार है, MP है, उड़ीसा है, मूल संविधान में 3 राज्यों में जो है जनजाति कल्याण के लिए जो है एक मंत्री की नियुक्ति की जाएगी, एक भार साधक मंत्री की नियुक्ति की जाएगी। राज्यपाल करेगा नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लेकिन यह ध्यान रखिए कि 94वां संविधान संशोधन जो किया गया था 2006 में, इसके माध्यम से जो है अब जानते हैं कि इसके माध्यम से बिहार को हटा दिया गया, और MP में लिख दिया गया भाई MP तो रहेगा ही, इसके साथ जो है छत्तीसगढ़ लिख दिया गया। उड़ीसा तो रहेगा ही, उड़ीसा और इसके बाद बिहार
जो झारखंड बना तो झारखंड लिख दिया गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो 4 राज्य हैं, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, इन 4 राज्यों में राज्यपाल को जो है जनजातीय कल्याण के लिए मंत्री की नियुक्ति की बात की गई है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में बिहार इसमें नहीं है। मूल संविधान में बिहार था, वर्तमान में हटा दिया गया है। तो जो संवैधानिक क्रियाकलाप राष्ट्रपति का है, वही क्रियाकलाप यहां पर राज्यपाल का होगा। अब थोड़ा सा यहां पर समझिए एजेंट की भूमिका का क्या मतलब होता है। ये चूंकि मेंस में मैं आप लोगों को पढ़ाया था, लेकिन यहां पर चूंकि आता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जानना जरूरी है। एजेंट की भूमिका, एजेंट की भूमिका का मतलब है कि संविधान में राज्यपाल की दोहरी भूमिका है। एक तरफ राज्य का प्रधान और दूसरी तरफ केंद्र सरकार का एजेंट। तो केंद्र द्वारा एकात्मक जो लक्षण है, जो हमारे यहाँ अर्ध संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था के साथ जो एकात्मक लक्षण मिलाया गया है, तो केंद्र द्वारा एकात्मक लक्षण को लागू करने के लिए राज्यपाल को साधन बनाया जाता है। और एकात्मक लक्षण को लागू करने के लिए राज्यपाल जो जो कार्य करता है, उसी कार्य को हम लोग जो है एजेंट की भूमिका कहते हैं। एजेंट की भूमिका कहते समय आपके दिमाग में आना चाहिए कि एकात्मक व्यवस्था को लागू करने के लिए राज्यपाल जो जो कार्य करता है, उसको हम लोग एजेंट की भूमिका कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे केंद्र सरकार के सभी आदेश निर्देश जो है राज्यपाल के माध्यम से भेजे जाते हैं। जैसे अभी मैं पढ़ाया कि अनुच्छेद 200 के तहत जो है, अभी बता रहा था ना कि अनुच्छेद 200 के तहत देख रहे हैं कि यहां पर राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित कर सकता है। और यहां पर संपत्ति का जो अनिवार्य अधिग्रहण होता है, या हाई कोर्ट की शक्ति को कम करने वाला कोई विधेयक है, तो उसको अनिवार्यता आरक्षित करेगा। यह भी संविधान में लिखा गया है। अब फिर आप जानते हैं कि राज्यपाल को जो है अनुच्छेद 371 के तहत, आगे मैं उसको पढ़ाऊंगा अभी, अनुच्छेद 371 के तहत भी उसको बहुत सारा अधिकार दिया गया है। 371 के तहत भी उसको बहुत सारा अधिकार दिया गया है। तो 371 के तहत जो अधिकार दिया गया है, आप जानते हैं कि 301, अच्छा एक काम और करिएगा। जैसे 371 में क्या लिखा गया है, महाराष्ट्र, गुजरात के लिए विशेष प्रावधान। जैसे 371 ए है तो नागालैंड राज्य के लिए, 371 बी है तो आसाम के लिए, 371 सी है तो मणिपुर के लिए, 371 डी है तो आंध्र प्रदेश के लिए, ई है तो आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, एफ है तो सिक्किम के लिए, जी है तो ये जो है मिजोरम के लिए। ये सब थोड़ा सा देखकर याद कर लीजिएगा। मान लीजिए 371 एच है तो 371 एच है तो अरुणाचल प्रदेश, और 371 आई है तो इसमें गोवा के लिए, 371 जे है तो कर्नाटक राज्य के लिए। और देखिए थोड़ा सा इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आसाम में जो जिला परिषद है, तो आसाम में जिला परिषद द्वारा दिए जाने वाला जो खान है, खान का जो लाइसेंस है, उससे प्राप्त राजस्व का निर्धारण राज्यपाल करता है। तो ये कहां पर है, तो आसाम के लिए। ध्यान रखिएगा, कभी कोई पूछ देता है तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आसाम के लिए ऐसा प्रावधान किया गया है। आसाम के लिए प्रावधान किया गया है कि आज दोबारा बोलते हैं, आसाम में जिला परिषद द्वारा दिए जाने वाले खदानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व का निर्धारण राज्यपाल करता है। तो ऐसे वो स्टेटमेंट लिखता है तो आसाम टिक लगाइएगा। और 371 वाला बोला हूं तो इसको ध्यान रखिएगा। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे मणिपुर है तो मणिपुर में पहाड़ी क्षेत्रों के संदर्भ में जो सी है, अनुच्छेद 371 सी है, तो वहां पर जो है पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान है। जैसे मान लीजिए अभी मैं बताया 371 एफ है तो 371 एफ में जो है सिक्किम राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। तो जनता के विभिन्न वर्गों के बीच जो है सामाजिक आर्थिक विकास के साथ जो है शांति सुनिश्चित करना सिक्किम के लिए कहा गया है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में कहा गया कि कानून व्यवस्था बनाने के संदर्भ में विशेष प्रावधान है, 371 एच में कहा गया है। या इसी प्रकार से जो है 371 जे है तो कर्नाटक और हैदराबाद क्षेत्र के लिए एक पृथक विकास बोर्ड की स्थापना। तो 371 जो जे है जो कर्नाटक राज्य के संदर्भ में है, तो यहां पर इसको ध्यान रखिएगा, आता है क्वेश्चन, कर्नाटक हैदराबाद क्षेत्र के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना। ये इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो ये सब ध्यान रखिएगा। और यहां पर देखिए एजेंट का मतलब यह है कि केंद्र सरकार के सभी कार्यालय, अधिकांश कार्यालय जो है राष्ट्रीय महत्व की जो सड़कें हैं, संचार साधन हैं, तमाम राज्यों में होते हैं, तो उसकी सुरक्षा का दायित्व भी जो है राज्यपाल के होता है।
राज्यपाल के ऊपर होता है। केंद्र सरकार अपने कुछ प्रशासनिक कार्यों को राज्य सरकार को हस्तांतरित भी कर सकता है। जैसे मान लीजिए जनगणना कराना है, जनगणना केंद्र सूची का विषय है ना, तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है। जिसे मतदाता पहचान पत्र बनना है तो इस संदर्भ में भी जो है दिशा निर्देश जारी कर दिया जाता है। तो ये सब जो जितना मैं बताया हूं वो एक प्रकार से एजेंट की भूमिका हो गया। अब देखिए जो विवेकाधीन शक्ति की बात है, एक और भी है, बस थोड़ा सा बोलता हूं। राज्यपाल का विवेकाधीन शक्ति, तो राज्यपाल का जो विवेकाधीन शक्ति है इसमें यह ध्यान रखिए कि हम लोग के यहां जो है संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, 163 आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 163, तो अनुच्छेद 163 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मंत्रिपरिषद की सलाह से राज्यपाल कार्य करेगा, लेकिन सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं। अब सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, अब जानते हैं कि वहीं से विवेकाधीन शक्ति मिल जाता है। अब कुछ जो है परिस्थितियों के कारण भी विवेकाधीन शक्ति मिल जाता है, तो इसीलिए जो है राज्यपाल को राष्ट्रपति से ज्यादा विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है। अब कैसे, तो देखिए कुछ संविधान में जैसे अनुच्छेद 200 के तहत जो है विधेयक को आरक्षित किया जाना, ये भी तो विवेकाधीन है। मान कह देगा कि हम विधेयक आरक्षित करेंगे, क्या करेंगे? 356 के संदर्भ में केंद्र सरकार का रिपोर्ट भेज दिया, किसी दल को बहुमत प्राप्त न होने पर किसी को सीएम की नियुक्ति कर दिया, जाइए बहुमत नहीं आए, हमारी नजर में यही मुख्यमंत्री बनेंगे, बन जाएंगे ना। या देखे होंगे कि मान लीजिए सब करिए कि जैसे मैं बताया था अनुच्छेद 78, तो अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री से पीएम से जो है मान लीजिए पीएम से सूचना प्राप्त कर सकता है, तो अनुच्छेद 78 के तहत 3 बातें लिखी गई है। इसी तरह से राज्य स्तर पर 167 अनुच्छेद जो 167 है, बोला हूं कि एक ओरिजिनल बेयर एक्ट ले लीजिएगा और सभी लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, उस पर राज्य सरकार का जो मटेरियल भेज दिया हूं, तो वहां पर भी लिखा हुआ है, उससे भी तैयार करिएगा। तो 167 के तहत जो है यही जो 3 बात राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंध के बारे में कहा गया अनुच्छेद 78 में, 167 में भी ये 3 बात है। इन 3 बातों को भी कॉपी में नोट कर डालिएगा। देखिए जैसे मान लीजिए विवेकाधीन शक्ति क्या है, अरे भाई विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए कह देगा कि कल करिए, संविधान तो मौन ही है। प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त करना भी बताया 167। जनजाति जिला परिषद को देय राशि का निर्धारण करना, जैसे मैं बताया कि कोई विधेयक या पुनर्विचार के लिए भेज दिया, ये भी तो विवेकाधीन शक्ति है। और यदि किसी को बहुमत प्राप्त नहीं है तो अभी बताया कि अपने विवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर देना, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर राज्यपाल के बारे में इतना ही, आज क्लास यहीं पर रोकते हैं। सब लोग टेलीग्राम से जुड़कर अब जाकर उसका मटेरियल देख डालिए, मटेरियल देख डालिए। अब अगली क्लास जब होगी तो उसमें जो है पूरा जो है राज्य जितना भी राज्य सरकार का है, विधानसभा विधान परिषद सब पर चर्चा किया जाएगा, उसको समाप्त किया जाएगा। लेकिन एक नजर जाकर टेलीग्राम पर जुड़कर सब लोग जो है उस मटेरियल को पढ़ डालिए। धन्यवाद।